हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? मेहनत कर में आपका एक बार हार्दिक स्वागत है। और आज मेडाइवल हिस्ट्री की लेक्चर नंबर 28 को अपन लोग समझेंगे। देखो जी, लास्ट के क्लास में हमने मुगल काल औरंगजेब तक बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। आज से हमारा शुरू होगा उत्तर मुगल काल। अब देखो, मुगल काल और उत्तर मुगल काल में अंतर क्या है, सबसे पहले इसको समझ लो। मुगल काल वो काल है जब मुगल पीक पर गए, आगे ही बढ़ते चले गए, हर डिपार्टमेंट में आगे बढ़ते चले गए। प्रशासन के मामले में, साम्राज्य को फैलाने के मामले में, चित्रकला के मामले में, वास्तुकला के मामले में, हर जगह मुगल आगे बढ़े। उत्तर मुगल काल में बर्बाद हुए। अभी आप उत्तर मुगल काल में पढ़ोगे, ऐसे ऐसे बकलोल बादशाह आए जिनसे मुगल काल पूरी तरह बर्बाद होता चला गया। अभी हम पढ़ेंगे, वही हमें पूरा पोस्ट मुगल पीरियड पढ़ना है। अब लेकिन इससे पहले फटाफट एक बार रिवीजन कर लेते हैं जी। रिवीजन देखो बहुत जरूरी है। सबसे पहले हमने मेडाइवल हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री भी मेडाइवल हिस्ट्री जी, कुछ भी बोल लो, मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे हैं हम। ये हमने पढ़नी शुरू करी थी मुस्लिम आक्रमण से। कहां से? मुस्लिम आक्रमण। भारत पर मुस्लिम आक्रमण सबसे पहले दो चरणों में हुआ था। एक हुआ था अरब की साइड से, दूसरा हुआ था तुर्कों से। अरब से भारत पर जो आक्रमण किया था वो किया था जी मोहम्मद बिन कासिम ने। फटाफट एक बार रिवीजन कर रहे हैं आज हम शुरू से जो हमने पढ़ा है। तुर्क से दो चरणों में आक्रमण हुआ। पहले करा गजनवी ने और फिर करा मोहम्मद गौरी ने। गौरी के बाद भारत में पहली बार दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। दिल्ली सल्तनत, जो दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 तक भारत पर इसने शासन किया। सबसे पहला जो वंश आया था वो आया था गुलाम वंश। गुलाम वंश 1206 से 1290 तक रहा। दूसरा वंश आया हमारा खिलजी वंश। खिलजी वंश हमारा 1290 से 1320 तक रहा। फिर आया हमारा तुगलक वंश। तुगलक वंश हमारा 1320 से 1414 तक रहा। फिर आया हमारा सैयद वंश। तुगलक वंश के बाद हमारा कौन सा आया? सैयद वंश। सैयद वंश हमारा 1414 से 1451 तक रहा। और लास्ट में आया जी हमारा लोधी वंश। लोधी वंश हमारा 1451 से 1526 तक रहा। ठीक है। इसके बाद लोधियों को मार के कौन आ गए? मुगल। मुगलों में सबसे पहले आया बाबर। बाबर 1526 से 1530 तक रहा। फिर आया हुमायूं। हुमायूं 1530 से 1556 तक रहा। अब बीच में बोलोगे, बीच में सर शेर शाह सूरी भी तो आया। हाँ वो ठीक है, लेकिन अभी आप समझते चले, बीच में इसमें सूरवंश भी आया था, वो हम पीछे की क्लासेस में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। फिर आया अकबर जो 1656 से 1605 तक रहा। फिर आया जहांगीर जो 1605 से 1628 तक रहा। फिर आया शाहजहां जो 1628 से 1658 तक रहा। और फिर आया औरंगजेब जो 1658 से 1707 तक भारत का बादशाह रहा। देखो जी, ये है टाइमलाइन। इतना हम पढ़ चुके हैं। गुलाम वंश में हमने मेनली पढ़ा तो बहुत सारे राजाओं को, लेकिन इसमें अपने को याद रखना है सिर्फ कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन। खिलजी वंश में एक बहादुर शासक है हमारा, कौन? अलाउद्दीन खिलजी। तुगलक वंश में तो हमने पहले गयासुद्दीन तुगलक को पढ़ा, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, फिर फिरोज शाह तुगलक, वो अच्छे राजा हैं। सैयद वंश में कोई अच्छा राजा नहीं हुआ। लोधी वंश में इब्राहिम लोधी। ठीक है जी, ये हमने पूरा पढ़ लिया है। और मुगल वंश हमारा, ये मुगल वंश हमारा बेसिकली कब 1526 से टोटल चला 1857 तक, जिसमें हम 1707 तक पढ़ चुके हैं। अभी 150 साल का इतिहास और बचा है मुगल वंश का, निपटा लेंगे। तो ये अभी तक हम पढ़ चुके हैं। अब देखो मुगल वंश को समझो। मुगल वंश जब हम पढ़ते हैं तो इसको दो चरणों में हम पढ़ते हैं। एक को बोलते हैं मुगल काल, ठीक है, मुगल काल, और दूसरे को हम बोलते हैं उत्तर मुगल काल, पोस्ट मुगल पीरियड, उत्तर मुगल काल। देखो टोटल मुगल काल कब से कब तक चला? तो 1526 से 1857। लेकिन हम क्योंकि हम इसे दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं, तो ये वाला काल है 1526 से 1707 और ये है 1707 से 1857 तक। देखो जी,
ये था उन्नति का काल। किसका काल? उन्नति का, मतलब प्रोग्रेस का काल। इन दिनों मुगल काल हर चीज के पीक पर गए, आगे बढ़े। और ये था अवनति का काल, डिक्लाइनिंग, अवनति का काल। यहां पर मुगल काल सिर्फ और सिर्फ बर्बाद हुए। मुगल काल कह रहा हूं, मुगल बादशाह। यहां पर हमारे कौन आए? वही बाबर आया, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इनके समय मुगल काल बहुत ही आगे गया, इसलिए इसको बोला गया उन्नति का काल। जी यहां से ये बर्बाद होना शुरू हुए। सबसे पहले यहां पर बेटा, इसका बेटा बहादुर शाह, देखो अब इसको पढ़ना शुरू करो। औरंगजेब की मृत्यु के बाद औरंगजेब का बेटा था मुअज्जम। मुअज्जम गद्दी पर बैठा, बहादुर शाह नाम से गद्दी पर बैठा। एक्चुअली इसका नाम क्या था? मुअज्जम। लेकिन जब ये गद्दी पर बैठा तो बहादुर शाह के नाम से बैठा। इसको बोला जाता है किताबों में शाहे बेखबर। क्या बोला जाता है जी? शाहे बेखबर। जब ये गद्दी पर बैठा तो इसको ये भी नहीं पता था बकलोल को कि जिस साम्राज्य का ये बादशाह है उस साम्राज्य का फैलाव कहां तक है, कहां तक उसकी बाउंड्री है, कौन कौन सा जगह है जो इसके कंट्रोल में आता है। अपने अधिकारी से पूछता था, भाई जयपुर भी हमारा ही है? अधिकारी बोलते थे, हाँ जी जयपुर भी आपके अंडर में है। दिल्ली भी हमारा है? हाँ जी दिल्ली में तो आप बैठे हो, दिल्ली आपका ही है। अच्छा, बिहार भी हमारा है? कि हाँ आपके पापा औरंगजेब जीत के गए थे बिहार बंगाल तक, सब आपका है। इसको इवन ये तक नहीं पता था कि इसका शासनकाल कहां तक फैला हुआ है। उसका कारण क्या था? औरंगजेब ने अपने समय में किसी भी अपने बेटे को आगे बढ़ने ही नहीं दिया। औरंगजेब ने सारी बागडोर अपने हाथ में ले रखी। तो क्योंकि कभी भी औरंगजेब के बेटों पे जिम्मेदारियां आई नहीं। आप जानते हो जिम्मेदारी जितनी जल्दी कंधों पर आएंगी इंसान उतनी जल्दी परिपक्व होता है, उतनी जल्दी मैच्योर होता है। जब तक औरंगजेब मरा नहीं था तब तक इसने गद्दी का भार किसी और को संभालने ही नहीं दिया। जब 1707 में ये मरा था उस समय ये चाचा जो है हमारे बहादुर शाह, ये 63 साल का हो चुका था। इमेजिन कीजिए 63 साल मरने की स्टेज होती है, 63 साल की उम्र में गद्दी पर बैठा। यहां तो इंसान मरने की उम्र पर आ जाता है 63 साल में। क्यों? औरंगजेब के काल में मुअज्जम की हिम्मत ही नहीं थी कि वो अपना बाप का विद्रोह कर दे, क्योंकि अकबर दुत्ते ने करा था और हमने पढ़ा था। औरंगजेब का जब विरोध किया था उसके बेटे ने, तो औरंगजेब ने अपने बेटे की आंख में गर्म सरिये दिलवा दी थी। वो सरिये अब भी गर्म थी, तो मुअज्जम डरता था कि अगर मैं अपने बाप का विद्रोह करूंगा तो बाप ने सरिया अब भी गर्म कर रखी है, एक बेटे के तो आंख में दिलवाई दी थी। जबकि जहांगीर ने अकबर का विरोध किया था, शाहजहां ने जहांगीर का विरोध किया था और औरंगजेब ने शाहजहां का विरोध किया था गद्दी के लिए। लेकिन औरंगजेब के शासनकाल में इसके बेटों ने विद्रोह किए तो, लेकिन औरंगजेब ने सारे विद्रोहों को दबा दिया और सारी बागडोर अपने हाथ में संभाल के रखी थी। इसलिए इन्हें पता ही नहीं था कि इनका शासन कहां तक फैला हुआ है। इसलिए इनको क्या बोले गया है? शाहे बेखबर। शाह मतलब राजा, ऐसा राजा जो बिल्कुल बेखबर है, कुछ पता ही नहीं है, इसलिए इसको क्या बोला गया जी? शाहे बेखबर। इसका शासनकाल कब से कब तक रहा? कुल 5 साल, 1707 से 1712। जी 63 साल की उम्र में तो तुमने उसको राजा बनाया ही है, बुढ़ऊ तो हो चुका है पूरा। अब आगे क्या, 2-4 साल की और जिंदगी है, घिस पिट के आगे चला, 5 साल बाद इसकी मृत्यु हो गई। लेकिन इस बीच इसने एक अच्छा काम क्या किया, जो जयसिंह औरंगजेब का बहुत भरोसेमंद एक क्या था, मनसबदार था। औरंगजेब बहुत भरोसा करता था। ये वही जयसिंह है जो मराठाओं से 1665 में पुरंदर की संधि करके आए थे। और जयसिंह जाना माना नाम उन दिनों के, तो बहादुर शाह ने जयसिंह को एक टाइटल दिया और वो टाइटल क्या था? सवाई राजा जयसिंह। तो आने वाले काल में इन जयसिंह को किस नाम से जाना गया जी? सवाई राजा जयसिंह के नाम से। तो सवाई राजा का टाइटल जयसिंह को किसने दिया था? बहादुर शाह ने। जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो औरंगजेब का बेटा एक और था जिसका नाम था आजम। क्या नाम था जी? आजम। आजम और बहादुर शाह में गद्दी के लिए युद्ध हुआ और 1707 में इस युद्ध में मुअज्जम बड़ी आसानी से जीत गया और आजम को इस युद्ध में मार दिया गया। आजम के बेटे भी मार दिए गए और गद्दी पर बड़ी तमीज के साथ, बड़े इत्मीनान के साथ कौन बैठा? बहादुर शाह। इसका नाम क्या था जी असली?
इसका असली नाम था मुअज्जम। किसका बेटा था? औरंगजेब का। कुछ नहीं करा इन्होंने, कुछ भी। अभी आप पढ़ोगे आपको खुद समझ आएगा कि क्यों मुगल डूबे। देखना कितने बकलोल बकलोल राजा है। 5 साल में ये कुछ भी नहीं कर पाया। बस इसने एक अच्छा सा काम कर दिया, तो क्या कि जय सिंह को एक उपाधि दे दी थी कि इस नाम की, सवाई राजा जय सिंह। अब 63 साल की उम्र इंसान की रिटायरमेंट से भी 3 साल फालतू हो जाते हैं जी। इतनी बढ़ोतरी में किसी को बिठाओगे तो क्या भार संभालेगा। तो 1712 में इसकी जब मृत्यु हुई, तो 1712 में इसकी मृत्यु के बाद दूसरा जो राजा आया, या जो इसका बेटा था, इसके 4 बेटे थे बहादुर शाह के, उनमें से जो जंग जीत गया वो जीत गया जहांदार शाह, और अगला जो बादशाह बना वो बना जहांदार शाह। अब देखो, ये जहांदार शाह एक दिन जाता है राजस्थान। अब राजस्थान में एक लड़की डांस कर रही होती है। भाई राजाओं को तो बड़े शौक होते हैं नृत्यकों से डांस कराना, ऑर्केस्ट्रा देखना। तो जहांदार शाह के सामने एक लड़की डांस कर रही होती है। उस लड़की का नाम होता है लाल कुंवर। क्या नाम होता है? लाल कुंवर। लाल कुंवर का डांस देख के जहांदार शाह का दिल हो जाता है भाई बल्ले बल्ले। अब जहांदार शाह बोलता है लाल कुंवर से, बसंती आज के बाद तू किसी के सामने डांस नहीं करेगी, तू सिर्फ हमारे सामने डांस करेगी। और वो उस लाल कुंवर को राजपूतों के घरों में से लेके चला जाता है और दिल्ली लेके अपने महल में ले आता है जहांदार शाह। और महल में लाने के बाद उसको पटरानी की उपाधि दे देता है कि आज से ये हमारी पटरानी है। अब लाल कुंवर बिल्कुल मंदबुद्धि, बिल्कुल बेदिमाग, नर्तकी है भाई, डांसर है, बिल्कुल बेदिमाग। लेकिन जहांदार शाह इसके प्रेम में हो जाता है पागल। ठीक है, इसके प्रेम में जब पागल हो जाता है, अब लाल कुंवर में तो बिल्कुल बुद्धि है ही नहीं। एक दिन जहांदार शाह लाल कुंवर के साथ शिकार पे जा रहा होता है। पहले के राजा महाराजाओं की हॉबी होती थी कि भाई शिकार पे चल रहे हैं। अब लाल कुंवर बोलती है अपने राजा से कि बादशाह, जहांदार बोल सकता है कि हाँ जी हुकुम फरमाइए, कि अब जब हम जा रहे हैं तो रास्ते के चारों, आज भी आप किसी रोड पे जाएंगे तो आप देखेंगे बीच में रोड होती है, दोनों साइड जंगल होता है, पेड़ ही पेड़ खड़े होते हैं। ये तो किसी इलिटरेट बिना पढ़े लिखे इंसान को भी पता है कि भाई पेड़ पौधे इन्वायरमेंट के लिए ही नहीं, हमारे लिए भी बड़े लाभदायक है। हमें खाना देते हैं, बारिश लाने में मदद करते हैं, ह्यूमिडिटी मेंटेन रखते हैं, गर्मी कम पड़ने देते हैं, ऑक्सीजन हमें देते हैं। भाई ग्रीनरी मेंटेन रहती है। पेड़ पौधों के तो बहुत सारे फायदे हैं। इसको इतना भी नहीं पता था। ये बोलती है जहांदार शाह से, मुगले बादशाह देखिए हम शिकार के लिए जब आए हैं तो इतनी ज्यादा पेड़ पौधे और झाड़ियां खड़ी हैं कि मैं ज्यादा दूर तक का देख नहीं पा रही हूं। जहांदार शाह ने बोला, मल्लिकाए रानी आप फरमाइए, क्या हुक्म, आपका हुक्म दीजिए। लाल कुंवर बोलती है, जहांदार शाह मैं दूर का नहीं देख पा रही हूं रास्ते में, आप इन जंगलों को कटवा दीजिए, जिससे अगली बार मैं अगर इन रास्ते में आऊं तो ये पेड़ पौधे मेरे देखने में बाधा ना बने। जहांदार शाह अगले दिन दरबार लगवाता है और दरबार में एक हुक्म जारी करता है कि सारे पेड़ पौधे काट दिए जाएं उस रास्ते के। लाल कुंवर के कहने पे सारे पेड़ पौधे कटवा दिए इसने। यूं ही नहीं, एक दिन सुबह, बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम था, जहांदार शाह नहा धो के कोट पैंट का टाई बेल्ट अपना पहन के, चश्मा वश्मा पहन के दरबार में जा रहा होता है। तो तुरंत लाल कुंवर की आंख खुलती है। लाल कुंवर जैसी आंख खोलती है तो देख रहा होता है कि लाल कुंवर आंख खोल के देखती है तो जहांदार शाह उस समय तैयार हो रहा होता है, अपना कॉलर वॉलर का बटन लगा के ऐसे, और जा रहा होता है। अंगड़ाई लेती हुई लाल कुंवर बोलती है, बादशाह। जहांदार शाह बोलता है, हाँ जी फरमाइए, एक बात बोलनी है। जहांदार शाह बोलता है कि आप एक बात बोलो और उसकी तालीम ना की जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो लाल कुंवर बोलती है कि आप देखिए, ये ड्रेस पहन के तो आप डेली जाते हो दरबार में, आज मैं चाहती हूं कि आप बिना कपड़ों के दरबार में जाएं और राजगद्दी पर बैठे। जहांदार शाह बोलता है, आप मेरे को नंगा जाने के लिए बोल रहे हैं, आपका दिमाग तो सही है। लाल कुंवर बोलती है, बादशाह आपने ठीक सुना, मैं चाहती हूं कि आप बिना कपड़ों के दरबार में जाएं। जहांदार शाह अपने सारे कपड़े उतारता है और जाके दरबार में जो राजगद्दी होती है उस पर नंगा जाके बैठ जाता है।
सारी जो दरबारी में अधिकारी होते हैं, जो जनता बैठी होती है, वो देख के हंसती है। तो शर्म के मारे जहांदार शाह दोबारा भाग के रानी के पास आता है और लाल कुंवर से बोलता है कि जब मैं नंगा बिना कपड़ों के गया तो सारी जनता और अधिकारी मुझे देख के हंस रहे हैं। तो लाल कुंवर अपना एक लहंगा निकाल के जहांदार शाह को पहना देती है और इस बार पूरे भारत का मुगले बादशाह लाल कुंवर की एक रानी के कपड़े पहन के गद्दी पर बैठता है। और फिर हम कहते हैं कि अंग्रेजों ने हम पे कैसे राज कर लिया। इतने बकलोल राजा अगर आएंगे तो आप सामने वाले का कंपटीशन तो बिल्कुल खत्म कर दोगे जीतने के लिए। और तो और एक दिन लाल कुंवर बड़ी परेशान थी, बहुत ज्यादा परेशान थी। जहांदार शाह ने पूछा, रानी आप परेशान हैं, बताइए क्या हुआ। लाल कुंवर ने बोला कि मैं ये अपनी आंखों से देखना चाहती हूं कि जब कोई इंसान मर रहा होता है तो उसकी आंख में मौत का कैसा खौफ होता है। जहांदार शाह ने फिर कहा कि अगर आपने फरमाया है तो आपके हुक्म की तालीम की जाएगी। अगले दिन वो 22-23 लोगों को नाव में बिठवाता है और नहर में उनसे यह बोल के उन्हें नाव में बिठाया जाता है कि आपको राजा के ऑर्डर पे एक तीर्थ यात्रा पर भेजा जा रहा है। आम जनता बड़ी खुश होती है कि हमारा जहांदार शाह कम से कम हमें तीर्थ यात्रा पर तो फ्री में भेज रहा है। तो सारे लोग नाव में बैठ जाते हैं और बीच में नदी के किनारे लाल कुंवर के साथ बैठा होता है जहांदार शाह। ठीक सामने जब उनकी नजरों के सामने वो नाव आती है तो जहांदार शाह हुक्म देता है कि नाव पलट दी जाए। उस नाव को पलट दिया जाता है। उस नाव में बैठे 23-24 बंदे जो भी थे वो तड़प तड़प के मरते हैं और उनकी आंखों में मौत का खौफ देख के इधर जहांदार शाह और लाल कुंवर बैठ के हंस रहे होते हैं। इतिहास में मुगलों को देखिए कैसे कैसे बादशाह आ चुके हैं। ये वो कारण है जिनसे अंग्रेजों के लिए भारत पर राज करना बड़ा आसान हो गया, क्योंकि जो मुगले बादशाह गद्दी पर बैठे हैं वो देखिए क्या क्या रासलीला रचा रहे हैं। एक बार बहुत किस्से हैं इनके, बहुत ही ज्यादा किस्से हैं। जहांदार शाह के 2 बड़े बेटे थे और लाल कुंवर उन बेटों से बड़ा चिढ़ती थी, क्योंकि वो जानती थी कि जहांदार शाह की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठेंगे ये इसके बड़े बेटे, और वो नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि जो मेरी जो संतान होगी गद्दी पे वो बैठे। तो वो जहांदार शाह से बोलती है कि आपके दोनों बड़े बेटे मेरे को अच्छे नहीं लगते। सिर्फ इतना कहने पे जहांदार शाह अपने दोनों बड़े बेटों की आंखें निकलवा लेता है। वो बेचारे रोते रह जाते हैं, चिल्लाते रह जाते हैं कि बाप हमारा कसूर क्या था। कसूर कुछ नहीं था बेटा, मेरी दिल लगी इन दिनों लाल कुंवर से चल रही है, और अगर उसने बोला दिन को रात तो समझ जाओ रात है, और रात को बोला दिन तो समझ जाओ दिन है। अपने बेटों की आंखें निकलवा ली थी। इनके इतने किस्से हैं पूछो मत। एक बार लाल कुंवर के कोई संतान नहीं होती, वो बड़ी परेशान रहने लगती है। जहांदार शाह भी परेशान रहने लगता है कि लाल कुंवर से संतान क्यों नहीं उत्पन्न हो रही है। तो वो किसी को बुलाते हैं, काजी वगैरह को। ये इनके जो मौल ये होते हैं, काजी जो होते हैं, जो इनके धर्मगुरु होते हैं, मौलवी जो होते हैं, उनको बुलाया जाता है। तो एक मौलवी इनको राय देते हैं कि एक बीच गांव में स्विमिंग पूल बनवाइए और हर रविवार जाके यदि आप लाल कुंवर और जहांदार शाह उसमें नग्न होकर नहाएंगे, 40 रविवार तक आप अगर लगातार ऐसा काम करेंगे तो आपके संतान हो जाएगी। ये दौर देखिए, ये वो काले दौर चल रहे थे मुगल सल्तनत के कि हर रविवार स्विमिंग पूल के चारों तरफ होती थी गरीब जनता, आम जनता, और बीच में स्विमिंग पूल में नहा रहा होता था जहांदार शाह और लाल कुंवर नग्न होकर। और फिर हम बोलते हैं कि अंग्रेजों ने हम पर कैसे राज कर लिया। जहांदार शाह इतने ज्यादा कांड कर चुका था, इन सब की वजह से इसको बोला गया लंपट मूर्ख, पक्का मूर्ख। अभी तो मैंने आपको इसके इतने किस्से सुना दिए, कितने तो सुनाए नहीं, शर्म और आती है सुनाते हुए। पक्का अय्याशी, पक्का प्रेम में पागल। वो तो सही है कि इसका शासनकाल सिर्फ 1 साल तक रहा, 1712 से 1713 तक। इसका कब से कब तक रहा? 1707 से 1712।
1 साल बाद ही इसको पकड़ के मारा गया। इसके बाद जो अगला राजा बना उसका नाम था फर्रुखसियर। क्या नाम था जी? फर्रुखसियर। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख इसलिए बोला गया क्योंकि ये दान बहुत ज्यादा करता था। देखो ये दान भी कैसे करता था। कोई आया इसके पास, राजा जी हम बहुत गरीब हैं, हमारी देखिए बीवी भाग गई है, आ नहीं रही है। क्या मेरी रानी ले जाओ, लो तुम्हारी बीवी भाग गई, कोई नहीं मेरी रानी ले जाओ, उसे ले जाओ। आप गरीब हो, ये रहा मेरा राजगद्दी, मेरा सिंहासन, इसे उठा के ले जाओ। पागल, अच्छा ये लो मेरी टोपी ले जाओ, जो इनका वो होता था ताज। किसी गरीब को अपना ताज दान करने के लिए तैयार था। कोई इसके सामने संगीत बहुत अच्छा गा रहा कि आप गाते बहुत अच्छा हो, आज से आप मेरे प्रधानमंत्री। अब कोई गाता अच्छा है तो प्रधानमंत्री कैसे बनेगा? संगीतकार अच्छा बनेगा ना। सारे उल्टे फैसले लेता था, इसलिए इसको क्या बोला गया है? लंपट मूर्ख। अब इसके बाद जो अगला बादशाह बना फर्रुखसियर, वो 1713 से 1719 तक गद्दी पर बैठा। जहांदार शाह ने फर्रुखसियर के बाप को मरवा दिया था। तो फर्रुखसियर ने बदला लेने के लिए, उस समय तो बहुत बड़े प्रधानमंत्री होते थे जिनका नाम, वो 2 भाई थे इसलिए उनको बोल दिया गया सैयद बंधु। देखो बंधु मतलब होता है भाई, तो ये दोनों सैयद बंधु थे। हमेशा एक चीज याद रखना, राजनीति जिस दिन से शुरू हुई आज से कई हजार साल पहले से, और जब तक राजनीति चलेगी, उसका बड़ा एक सिंपल सिद्धांत है। क्या? कि जब जब राजा पावरफुल होगा, उसके अधिकारी उसके अंडर में रह के काम करेंगे, इधर उधर पैर नहीं फेंकेंगे, तिल मिलाएंगे ज्यादा नहीं, छटपटाएंगे नहीं। लेकिन जब राजा कमजोर पड़ेगा तो उसके जो प्रधानमंत्री हैं, उसके जो बाकी के अधिकारी हैं, वो उल्टे सीधे काम करेंगे। इसको आप बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए, जब हमारे पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उन दिनों कोई भी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह के कंट्रोल में नहीं था। सब कर रहे हैं घोटाले, 50,000 करोड़ का घोटाला, 20,000 करोड़ का घोटाला, 70,000 करोड़ का घोटाला, 2010 कॉमनवेल्थ घोटाला 70,000 करोड़ का। तो क्यों? क्योंकि पीएम इतने ज्यादा नेतृत्वहीन थे, इतने ज्यादा नेतृत्वहीन थे कि वो पूरी भारत के बाकी नेताओं को नहीं संभाल पाए। क्योंकि पीएम कमजोर थे तो बाकी अधिकारी सारे क्या हो गए? पावरफुल। और अभी देखिए, अभी वर्तमान जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो इतने शक्तिशाली हैं कि आप बाकी हमारे केंद्रीय मंत्री तक के नाम नहीं जानते होंगे। आपके हमारे केंद्रीय मंत्री हैं कौन? क्यों? क्योंकि अभी हमारा राजा बहुत पावरफुल है। तो जब भी राजा पावरफुल होगा तो उसके अधिकारी उसके अंडर में रह के काम करते हैं, और जैसे ही राजा कमजोर पड़ता है अधिकारी अपनी पावर दिखाने लगते हैं। यह समय वो था कि राजा जाते जा रहे थे नीचे और राजाओं के अधिकारी उठते जा रहे थे ऊपर। तो सबसे बड़े अगर कोई प्रधानमंत्री इनके दरबार में थे तो वो थे सैयद बंधु। अब सैयद बंधु इतने पावरफुल हो चुके थे कि वो जिसको चाहते थे राजा बना सकते थे, जिसको चाहते थे राजा से हटा सकते थे। फर्रुखसियर ने एक मैसेज, एक समाचार पहुंचवाया सैयद बंधु के पास कि यदि तुम दोनों मेरी सहायता करके अगर जहांदार शाह को हरवा देते हो या मरवा देते हो युद्ध में, तो मैं तुम्हें और ज्यादा पावरफुल बनाऊंगा और राजा की गद्दी पर बैठ जाऊंगा मैं। लेकिन तुम्हें तुम्हारे सारे मनसब दिए जाएंगे, तुम जो बोलोगे तुम्हें वो दिया जाएगा। सैयद बंधु यही चाहते थे। 1 साल बाद फर्रुखसियर बहुत बड़ी आर्मी लेके जहांदार शाह से लड़ने आया और इस युद्ध में साथ दे रहे थे उसका सैयद बंधु। सैयद बंधु की मदद से फर्रुखसियर इस युद्ध को जीत जाता है और जहांदार शाह को पकड़ता है। वो पकड़ने के बाद जो इसमें मार लगाता है, इतना कूटता है जहांदार शाह को, इतना मारता है, इतना मारता है, जब तक इसमें जान रहती है तब तक इसको पीटा जाता है। जब तक जान रहती है। देख रहे हो कैसे कैसे कांड करके गया है जनता के साथ। नाव पलट दी, जंगल कटवा दिए, उल्टे सीधे काम, नंगा होके नहा रहा है जनता के बीच में, दरबार में नंगा चला आ रहा है, जनता हंस रही है तो अपनी रानी के कपड़े लहंगा चुन्नी पहन के आ जा रहा है। ऐसे बादशाह अगर होंगे, बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा कीजिए इन गोरे लोगों का, अंग्रेजों का, कि ये आए और भारत में डिसिप्लिन सिखा के गए, डेमोक्रेसी करा के गए। क्योंकि उससे पहले तो भारत में राजतंत्र चल रहा था। अगर गोरे लोग नहीं आए होते तो आज इन्हीं का कोई 10वां 12वां वंश भारत में होता और ऐसे उल्टे सीधे कांड कर रहा होता।
वो तो बहुत ठीक है कि अंग्रेज आए, उन्होंने हमें टाई बेल्ट कोट चश्मा पहनने सिखाया, उन्होंने हमें डेमोक्रेसी सिखाई, उन्होंने हमें तमीज से रहना सिखाया। वरना उससे पहले देखिए क्या चल रहा था भारत में। एक रानी के कहने पे पूरी दुनिया के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था, समझे। तो जहांदार शाह को पकड़ा गया और फर्रुखसियर ने बोला तूने मेरे बाप को मारा था, क्योंकि जहांदार शाह ने फर्रुखसियर के बाप को मारा था। फर्रुखसियर ने अपनी बाप की मौत का बदला लेते हुए जहांदार शाह को इतनी बेदर्दी से मौत देनी भी चाहिए थी, क्योंकि इसने कांड ही ऐसे ऐसे करे। यार 23 लोगों को तुमने नाव में बिठा के नाव पलट दी सिर्फ अपनी रानी का मनोरंजन करने के लिए, और लाल कुंवर भी इतनी बैल बुद्धि। अजीब अजीब राजा महाराजा में यही तो कारण थे। आप देखो अभी तो हमने शुरुआत करी है, अभी तो आप फर्रुखसियर और मोहम्मद शाह रंगीला को पढ़ना। एक समय इनका ऐसा आ गया था कि मुगलों पे इतने भी पैसे नहीं बचे थे कि अपने जो नौकर थे उनको सैलरी दे सके, अपना सामान बेच बेच के, महलों के गहने बेच बेच के, भाई नूरे जहां का लहंगा बेच के पैसे कमाए थे इन्होंने, और नूरे जहां का लहंगा बेच के जो पैसे आए थे उससे मुगल बादशाह अपनी सेनाओं को सैलरी दिया करते थे। ऐसे दिन आ गए थे इनके। और एक समय ये था जो इन्होंने पूरे भारत पर कंट्रोल कर रखा था, इसलिए इसको बोला गया उन्नति का काल, प्रोग्रेस का काल, प्रोग्रेस एरा, और इसको बोला गया अवनति, डिक्लाइन। क्यों गिरे मुंह? केवल इन कांडों की वजह से। और फाइनली जब फर्रुखसियर इसको पिटवाता है, जहांदार शाह को बुरी तरह पिटवाता है, और जब देखता है कि अब इसमें जान नहीं बची तो इसका सर कलम करवा दिया जाता है और जहांदार शाह खत्म। और जो इसकी रानी होती है लाल कुंवर, इसको भेज दिया जाता है उन रानियों के पास जो विधवा रानियां होती है, जैसे तैसे अपना जीवन वहां पर काटती है। इसलिए उस समय के जो इतिहासकार हुए हैं उन्होंने किताबों में लिखा भी है कि जहांदार शाह और बाकी जो फर्रुखसियर है, ये जो काल है भारत में, ये समय सिर्फ और सिर्फ संगीतकारों और नर्तकों का है। मतलब नाच गाने वालों का ही सिर्फ ये काल रह गया था। कोई महान सेनापति आप नहीं देख रहे इस समय। यहां पर इतने महान महान सेनापति हैं, यहां कोई महान सेनापति है ही नहीं। सिर्फ एक राजा महाराजा, आर्केस्ट्रा, लड़की का डांस, संगीतकार, डांस, इन पे ही ध्यान था इनका। जबकि बाबर अपनी किताब में बहुत ओपन तरीके से इस चीज को लिख के गया है कि राजा को विलासा से, भोग विलास से, एकांतवास से, मनोरंजन से दूर रहना चाहिए। बाबरनामा में वो क्लियरली लिख के गया है, और ये उन सारे कामों को कर रहे हैं जो नहीं करने चाहिए एक राजा को। भाई अय्याशी तो जहांगीर ने भी दबा के करी, लेकिन उसने युद्ध भी तो बराबर लड़े, उसने न्याय व्यवस्था इतनी अच्छी करी। ये तो सिर्फ और सिर्फ अय्याशी पे ही ध्यान दे रहे थे। पक्के आलसी, पक्के निकम्मे और पक्के बैलबुद्धि। ठीक है। उसके बाद 1713 में जब इसकी मृत्यु होगी जहांदार शाह की, तो तीसरे कौन आए? फर्रुखसियर। अब क्योंकि फर्रुखसियर ने धोखे से सैयद बंधु की मदद से, किसकी मदद से? सैयद बंधु की मदद से जहांदार शाह को मरवाया था। क्योंकि इसने छल कपट से, इसके जो सबसे जहांदार शाह के सबसे प्रमुख प्रधानमंत्री कौन थे? सैयद बंधु। सैयद बंधु को लालच देकर फर्रुखसियर ने अपनी साइड मिला लिया, और बेचारे ने कायरता से किसको मरवा दिया? जहांदार शाह को। वैसे तो इसको बेचारा बोलना ही नहीं चाहिए, इसलिए इसको बोला जाता है घृणित कायर। घृणित कायर। क्यों कायर था? क्योंकि इसने इसके साथ कायरता दिखाई, इसके जो दो मेन पिलर थे उनको अपने साथ मिलाया, और मिलाने के बाद जहांदार शाह को मरवा दिया। ठीक है। आप बहुत सारी किताबों में देखेंगे सैयद बंधुओं को। किनको? अभी देखो यहां पे मैं लिखता हूं, एक मिनट रुको। देखो सबसे पहले हमने इसमें कौन पढ़ लिया जी? बहादुर शाह। बहादुर शाह का शासनकाल कब से कब तक रहा? 1707 से 1712। इसको क्या बोले गया है? शाह बेखबर। क्यों बोला गया है बेखबर? क्योंकि बहुत ज्यादा इनको किसी चीज की खबर नहीं रहा करती थी। उसके बाद आया इसका बेटा जहांदार शाह। जहांदार शाह रहा 1712 से 1713 तक। इसको क्या बोला गया? लंपट मूर्ख। क्यों बोला गया? क्योंकि इसमें मूर्ख था, कण कण में इसके भरी हुई थी। इसके हर सेल में, बॉडी के हर सेल में इसके क्या भरी हुई थी जी? मूर्खता। उसके बाद कौन आया? फर्रुखसियर। ये 5 साल रहा, 6 साल एवं 1716 1719। इसको क्या बोला गया? घृणित कायर। क्यों बोला गया घृणित कायर? क्योंकि इसने छल कपट से, कायरता से जहांदार शाह को मरवाया था। एक तरीके से इसने अपने बाप की मौत का भी बदला लिया था।
ठीक है, इसको गणितकार बोला गया। अब देखो, इसको राजा बनवाया किसने था? सैयद बंधुओं ने। किसने मिलकर बनवाया था जी? सैयद बंधु। इसलिए सैयद बंधु को आप इतिहास की किताबें पढ़ेंगे तो कई बार इनको लिखा मिलता है ये नृप निर्माता थे। देखो, नृप का मतलब होता है राजा। नृप का मतलब क्या होता है जी? राजा। निर्माता मतलब बनाने वाला। तो फर्रुखसियर को राजा किसने बनाया था? सैयद बंधु ने। इसलिए इनको क्या बोला जाता है? नृप निर्माता। ये नृप निर्माता सैयद बंधु जो थे, इन्होंने फर्रुखसियर को कुछ करने ही नहीं दिया। अब फर्रुखसियर को बेचारे डर के काम करना पड़ता है, क्योंकि सैयद बंधु की वजह से वो बना है राजा। लेकिन प्रधानमंत्री रहते हुए ये राजाओं को कुछ काम करने नहीं देते थे। फर्रुखसियर इनसे बहुत परेशान था। और जब फर्रुखसियर ने फाइनली सैयद बंधु को तोड़ना चाहा, इनकी पावर थोड़ी कम करनी चाहिए, क्योंकि राजाओं को कोई खुले तौर पर डिसीजन लेने नहीं दिया करते थे, तो इन्होंने जाके मराठाओं से दोस्ती कर ली। किससे जाके दोस्ती कर ली जी? मराठाओं से। और जब मराठाओं से दोस्ती कर ली तो जाके मराठाओं से बोला कि जाओ आप और दिल्ली जाके फर्रुखसियर पर आक्रमण करो, हम आपके साथ हैं। कौन जी? तो अभी देखो, हम आगे पहले पढ़ते हैं, पहले थोड़ा सा पीछे समझ लेते हैं। फर्रुखसियर को एक बहुत कॉमन आज के का समय में हम कह सकते हैं बीमारी हुई, चेचक, पॉक्स जो निकल जाते हैं, चिकन पॉक्स, माता। आज के समय में तो माता देखो बड़ी कॉमन बीमारी है, लेकिन आज से 200-300 साल पहले बीमारी ऐसी थी जो जान ले लिया करती थी। अब भैया फर्रुखसियर को बीमारी होगी चेचक, मोटे वाले। अब हमारे भारत में उस समय चेचक का कोई खास इलाज था नहीं। अंग्रेजों को तुरंत पता चला कि फर्रुखसियर जो इस समय मुगले बादशाह है, एक तो बैलबुद्धि है पूरा, और दूसरा अभी उसको चेचक हुआ है। तो अंग्रेजों ने अपने एक डॉक्टर भेजा जिसका नाम था डॉक्टर हैमिल्टन। क्या आपको किस नाम का डॉक्टर भेजा? डॉक्टर हैमिल्टन। और डॉक्टर हैमिल्टन को अंग्रेजों ने सिखा के भेजा कि भाई देख, ये राजा महाराजा जब खुश हो जाते हैं ना, तो खुशी में ये कुछ भी बोल देते हैं कि मांग तुझे जो मांगना है। तो हमेशा हमें एक चीज याद रखनी है, जब हम बहुत ज्यादा खुश रहें तो हमें अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना चाहिए। ये राजा महाराजा बैलबुद्धि थे। आपने अगर प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ा हो तो सबसे पहला राजा था बिंबिसार। बिंबिसार के समय उसका जो वैद्य था वो जीवक, वो अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत को बचाने जाता है, और चंद्रप्रद्योत खुश होकर बोलते हैं कि जीवक मांग तुझे क्या मांगना है। तो जीवक बोलता है कि आप अपना पूरा अवंती मेरे राजा को दे दो। पूरा अवंती मिल जाता है मगध में, जो आज का महाराष्ट्र मध्य प्रदेश वाला एरिया है। तो पहले के राजा महाराज खुश होकर कुछ भी किसी को भी बोल दिया करते थे, वचन दे देते थे कुछ भी। तो डॉक्टर हैमिल्टन ने इसका चेचक का इलाज किया और फर्रुखसियर ठीक हो गया। फर्रुखसियर बोलता है मांगो तुम्हें क्या मांगना है डॉक्टर हैमिल्टन, तुम्हारी वजह से मेरे जान बची है। तो डॉक्टर हैमिल्टन को पहले अंग्रेजों ने सिखा के भेजा था। तो डॉक्टर हैमिल्टन फर्रुखसियर से बोलता है कि मुझे सिर्फ आपसे छोटी सी चीज की दरखास्त है। तो फर्रुखसियर बोलता है बोलिए क्या चाहिए? कि आप हमें बंगाल में व्यापार करने की छूट दे दो, हमसे टैक्स मत लो। बंगाल में आप एक ऑर्डर पास कर दो कि हम जो कंपनी बनाना चाहें, स्थापित करना चाहें, हम कर लें, कोई हमसे टैक्स ना ले। इसने यहां से मुगल असली बर्बाद होने शुरू हुए। इसने अंग्रेजों को खुले तौर पर बिना टैक्स लिए व्यापार करने की छूट दे दी फर्रुखसियर ने। उस समय अंग्रेजों की मंशा साफ थी कि यार हमें आके सिर्फ यहां से पैसा कमाना है, वो हम पे कब्जा करने नहीं आए थे। वो भारत में उपनिवेशवाद के तरीके से आए थे कि उन्हें भाई कैपिटल कमानी है, उन्हें और कुछ नहीं करना। लेकिन जब वो भारत आए और उन्होंने कंपनी स्टैब्लिश की और उन्होंने हमें देखा कि यार यहां पे हिंदू मुसलमान से लड़ रहा है, गोरे काले से लड़ रहे हैं, ब्राह्मण चमारों को मार रहा है, अमीर गरीब को मार रहा है, तो इनको तो आपस में लड़वाना बड़ा आसान है। तब अंग्रेजों ने भारत में आके इंटरफेयर करने शुरू करे। इनकी बहुत ही सिंपल पॉलिटिक्स होती थी कि आप देखो सबसे सुप्रीम राजा कौन है, सबसे पावरफुल राजा कौन है, ये जाके उस पावरफुल राजा की साइड हो जाया करते थे। टेक्नोलॉजी इन पे थी और उस पावरफुल राजा से बाकी सारे छोटे छोटे राजाओं को पिटवाया करते थे। अब पावरफुल राजा सारे राजाओं को पीट दिया करता था,
तो सारे राजा बेचारे खत्म, बचता था कौन? पावरफुल राजा। अंग्रेज एंड में हावी होकर उस पावरफुल राजा को ही मार दिया करते थे। सारी सत्ता किसके हाथ में आ जाया करती थी? अंग्रेजों के। तो ये बहुत छोटी मतलब सोची समझी नीति के साथ काम कर रहे थे। डॉक्टर हैमिल्टन ने जब इसका इलाज किया चेचक का, तो खुश होके इसने इन्हें अधिकार दे दिया कि आप बंगाल में जाके बिना टैक्स के व्यापार कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया सबसे पहले लिखित रूप में अगर एग्रीमेंट लिख के दे दिया, किसने दे दिया था जी लिख के एग्रीमेंट? फर्रुखसियर ने। हमने बताया फ्रेंच भाषा में इसको बोला जाता है मैग्ना कार्टा। सबसे पहले लिखित मैग्ना कार्टा किसने दिया था अंग्रेजों को? फर्रुखसियर ने। इस मैग्ना कार्टा में क्या लिखा हुआ था? इसमें एक एग्रीमेंट साइन था अंग्रेजों और फर्रुखसियर के बीच में कि अब अंग्रेज बंगाल में बिना टैक्स दिए व्यापार कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे ये तो जहांगीर ने भी किया था, वहां पे हॉकिंग और टॉमस रो आए थे। ठीक है, जहांगीर ने भी दिया था, लेकिन औरंगजेब ने सबको मार काट के भगा दिया था। औरंगजेब के काल में जो इसके मामा थे शाइस्ता खान, वो सोनद्वीप पर जाकर अटैक करते हैं और सोनद्वीप से सारे पुर्तगाली और अंग्रेजों से कंपनियों को छीन लेते हैं। लेकिन फिर दोबारा से फर्रुखसियर लिखित रूप में इनको क्या दे देता है जी? एग्रीमेंट एक साइन कर लेता है, जिसको फ्रेंच भाषा में बोला जाता है मैग्ना कार्टा। क्या बोला जाता है? मैग्ना कार्टा। यहां से बर्बादी शुरू होती है इनकी, जब ये अंग्रेजों को लिख के दे देता है। अच्छा, ये बात पता चलती है नीचे। मैंने आपको बताया औरंगजेब के समय से ही, किसके समय से? औरंगजेब के समय से ही मुगलों और मराठों का पूरा 36 कहां पड़ा रहा? औरंगजेब के समय शिवाजी, संभाजी, शाहूजी लड़ते रहे लगातार। तो जिस समय औरंगजेब था उस समय यहां पर शिवाजी लड़ रहे थे। जिस समय यहां पर ये आया फर्रुखसियर, तीसरे नंबर का फर्रुखसियर आया, उस समय मराठाओं की नींव संभाल रखी थी पेशवाओं ने, और सबसे महत्वपूर्ण पेशवा हुए बालाजी बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ। पहले पेशवा कौन हुए? ताकतवर पेशवा थे पहले। वैसे तो चौथे पांचवें पेशवा थे, लेकिन सबसे प्रसिद्ध पहले पेशवा जो हुए वो थे बालाजी विश्वनाथ। देखो, पेशवा कुछ नहीं है, अभी हम आगे पढ़ेंगे मराठा साम्राज्य को, जब हम शुरू से समझेंगे इसके बाद तब हम देखेंगे। शिवाजी ने अपने शासनकाल में 8 बड़ी बड़ी पोस्ट बनाई थी कि इन केस अगर राजा नहीं होगा तो साम्राज्य को कौन संभालेगा। तो सबसे ऊपर हुआ करते थे छत्रपति, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शाहूजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति राजा राम महाराज। तो सबसे ऊपर हुआ करते थे छत्रपति, और छत्रपति के नीचे कोई काम करते थे तो उनमें सबसे बड़ा पद हुआ करता था पेशवाओं का। तो सबसे पहले ताकतवर पेशवा अगर कोई हुए तो वो थे बालाजी विश्वनाथ। 1719 में इनको पता चलता है कि दिल्ली में जो फर्रुखसियर अभी गद्दी पर बैठा है उसने अंग्रेजों को मैग्ना कार्टा दे दिया है। अब अंग्रेज आराम से बंगाल में हुगली नदी के किनारे व्यापार कर सकते हैं, और फर्रुखसियर ने एग्रीमेंट दिया। यह बात जैसे ही बालाजी विश्वनाथ को पता चलती है, ये बालाजी विश्वनाथ 1719 में जाते हैं फर्रुखसियर के पास, और फर्रुखसियर पे जाके धावा बोल देते हैं। फर्रुखसियर इतना डरपोक, इतना कायर राजा कि वो बालाजी बाजीराव की टक्कर नहीं ले सकता था। उसने बिना लड़े बोला, बालाजी बाजीराव आप चाहते क्या हैं, आप ये बताइए। बालाजी बाजीराव बोलते हैं, तेरे लक्कड़ दादा परदादा था औरंगजेब, उसने हमारे पूर्वज शिवाजी को बहुत ज्यादा परेशान किया, जेल में बंद कर लिया, सबका हिसाब चुकता करने आए हैं ब्याज सहित। फर्रुखसियर ने बोला, आप क्लियरली बताइए आप चाहते क्या हैं। बालाजी विश्वनाथ ने बोला कि ऐलान कर कि आज के बाद से मराठा साम्राज्य स्वतंत्र साम्राज्य है, वो मुगलों के अधीन नहीं है। मराठा अलग से अपना राज्य स्थापित कर लेंगे और जहां से चाहे टैक्स कलेक्ट करेंगे। फर्रुखसियर ने दूसरा मैग्ना कार्टा किसको दिया? मराठाओं का। मैग्ना कार्टा बांट रहा है, सबको मैग्ना कार्टा बांट रहा है। इधर से अंग्रेजों ने एक पावर ले ली, इधर से मराठाओं ने पावर ले ली। अब भारत में 3 शक्तियां थी, एक अंग्रेज, एक मराठे और एक मुगल। मुगल धीरे धीरे बढ़ रहे थे नीचे। अब मुगल अपने पतन की तरफ थे, ये इनका मतलब अब बुरे दिन आने शुरू हो गए थे, तो मुगल आते चले गए थे नीचे। और 2 शक्तियां अब उभर रही थी, एक थी ब्रिटिश इंडिया और एक था मराठा साम्राज्य।
एक समय ऐसा आता है कि मराठा साम्राज्य आके डोमिनेट कर जाता है अंग्रेजों को, लेकिन मराठा साम्राज्य कुछ ऐसी गलतियां करता है कि बस बर्बाद हो जाता है। 1761 में ईरान से एक बहुत ही प्रतापशाली राजा आता है जिसका नाम था अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली 1761 में आता है और मराठाओं को पूरी तरह बर्बाद करके चला जाता है। इधर से मुगल बर्बाद हो चुके थे, इधर से मराठा बर्बाद हो जाते हैं। तीसरी शक्ति बसती है ब्रिटिश इंडिया। ये ब्रिटिश लोग आके भारत पर कब्जा कर लेते हैं, समझे जी। लेकिन वो हमारी आगे की कहानी है, हम उसे समझेंगे कैसे कैसे वो हम पे कंट्रोल करते हैं, कैसे कैसे पानीपत के तीसरे युद्ध में बालाजी बाजीराव हारते हैं। ठीक है, पढ़ेंगे उस चीज को भी। आज हमने बेसिकली किन राजाओं को समझा? बहादुर शाह जो साहिब बेखबर, इन्हें पता ही नहीं था कि इनका शासन कहां से कहां तक है। दूसरा पड़ा जहांदार शाह जो लाल कुंवर के चक्कर में पूरा पागल था, इसलिए इसको बोला गया लंपट मूर्ख। तीसरा आया फर्रुखसियर, उसने 2 मैग्ना कार्टा दिए, एक अंग्रेजों को व्यापार के लिए और एक दे दिया मराठाओं को स्वतंत्रता का एग्रीमेंट कि आप मुगलों के अधीन नहीं है, आज से आप स्वतंत्र हैं। ठीक है जी। 1719 में यह मर जाता है। इसके बाद आता है चौथा सबसे ज्यादा बकलोल, रोशन अख्तर, मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह। देखिए उसको ना जाने जा रहा है रंगीला बादशाह के नाम से। रंगीलियत बहुत पसंद थी उसको रंगीलापन चाहिए था। उसको कल समझेंगे बड़े अच्छे से। ठीक है, तो आज पोस्ट मुगल पीरियड में हमने 3 राजाओं को पढ़ा। आप अच्छे से लिख लेना, नोट्स बना लेना, और कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट करना। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू।